नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख चुका है, हमारी आज दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को टारगेट करके स्टैटिक जीके साथ में हम जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और जो आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो या आपका यूपी पुलिस का हो या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी को ये बेनिफिशियल रहने वाली है दोस्तों। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, द हाइट ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज डैश मीटर। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है 8611 मीटर, 8848 मीटर या फिर 8598 मीटर या 8126 मीटर। तो देखिएगा दोस्तों, जो आपकी यहां पर जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन है इसकी यदि हम हाइट की बात करते हैं तो कितने रहने वाले, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसका मैं तब तक आपको और डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूंगा। जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है इसका अन्य नाम है K2। इसका अन्य नाम क्या है जी? K2 है। K2 बोले तो काराकोरम, K2 बोले तो आपका काराकोरम रहने वाला है, ठीक है ना। K2 का क्या रहेगा आपका? काराकोरम। यह काराकोरम श्रेणी का दूसरा एक हाई पॉइंट है, दूसरी एक क्या रहेगी आपकी हाईएस्ट पॉइंट रहने वाला है, यानी कि काराकोरम सेकंड रहेगी। और इसकी जो हाइट की जब हम बात करते हैं तो कितनी रहेगी आपकी? ये 8611 मीटर रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यह कहां पर है, तो यह आपका पीओके में है। अभी जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन है ये कहां पर रहने वाली है? आपकी पीओके में रहने वाली पे है, ठीक है ना। कहां पर रहेगी आपकी? ये पीओके में रहने वाली है। पीओके बोले तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये कहां पे रहने वाली है? पीओके में रहने वाली है, पाक अधिकृत कश्मीर राज्य यानी कि पीओके, ठीक है ना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाली है। यदि मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की, तो जो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ये कितनी रहने वाली है? ये आपकी 8848.68 मीटर रहने वाली है। यदि मैं माउंट एवरेस्ट की लोकेशन की बात करता हूं दोस्तों, ये कहां पे रहेगी आपकी? तो ये रहने वाली है आपकी नेपाल में। कहां पे रहेगी आपकी? ये नेपाल में रहने वाली है। और माउंट एवरेस्ट है जो इसे, जो आपकी माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, ओके। जबकि जो चीन वाले हैं, चीन वाले माउंट एवरेस्ट को चोमू लागमा के नाम से जानते हैं। चोंगू या चोमू लागमा के नाम से इसे जाना जाता है। चीन वाले से क्या कहते हैं? चोमू लागमा। जबकि नेपाल वाले से क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा कहते हैं। वहीं पर जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट को हम थर्ड पोल ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी इसे पुकारा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कहां पे रहेगी आपकी? नेपाल में रहने वाली है। वहीं पर अगर ऑप्शन नंबर 3 की मैं बात करता हूं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, जिसमें आपकी ऊंचाई दे रखी है 8598 मीटर। तो जो ये आपकी है ये किसकी रहने वाली है हाइट भाई? ये आपकी जो भारतीय भूमि की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट रहने वाली है दोस्तों। और जो ये आपकी कंचनजंगा है ये कहां पर है? ये आपके प्यारे भारत का एक बहुत ही प्यारा सा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में रहने वाली आपकी कंचनजंगा। सिक्किम में रहने वाली आपकी कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। और सिक्किम में ही कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। कौन सा दोस्तों? कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो कहां पे रहने वाला आपका? वो सिक्किम में रहने वाला है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी कह रहा, ए रहेगा आपका
8611 मीटर इसकी हाइट रहने वाली है गॉडविन ऑस्टिन की। इसका अन्य नाम पूछे तो क्या रहेगा आपका K2 रहने वाला, काराकोरम 2 रहने वाला है। ठीक है ना। ये POK में रहती है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में रहती है, जो वर्तमान में लद्दाख में बांटा गया है, परंतु एक्चुअल में इसके ऊपर अधिकार किसका अभी तक, तो वो रहेगा आपका पाक का, पाक अधिकृत कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम, सभी अपने अपने आंसर जरूर देते रहें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। अरे वाह, आप मुझे बताएंगे जो आपकी मृदा है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी है, इक्थायोलॉजी, पेडोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर मायोलॉजी। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से आप लोग, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। इन सभी की स्टडी को बताएंगे कौन सी किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्टडी की आपकी सॉइल की, अगर मैं बात करूं सॉइल की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉइल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारा मृदा दिवस है वो हम कब मनाते हैं। तो अभी आपका जो दिसंबर का महीना चला हुआ है, इसी दिसंबर की 5 तारीख को प्रत्येक वर्ष हम 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं भाई, इंटरनेशनल सॉइल डे मनाते हैं। ठीक है ना। और अगर बात करें स्टडी ऑफ सॉइल, तो इसका राइट आंसर रहेगा पेडोलॉजी। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, पेडोलॉजी रहने वाला है। उसके अलावा मायोलॉजी क्या होता है और माइकोलॉजी क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इक्थियोलॉजी अगर पूछा जाए आपका, इक्थायोलॉजी है जो आपका, इसका अगर पूछा जाए, इसका क्या रहने वाला भी आपका, यहां पर देखिएगा जो आपका इक्थायोलॉजी है ये किससे रिलेटेड रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा आपका स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश रहने वाला। आप मुझे ये जरूर बताएंगे जो आपकी मछलियां होती है, इन मछलियों का पालन क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको स्टडी ऑफ फिश, वो क्या रहेगा आपका, इक्थायोलॉजी रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए मछलियों का जो पालन है वो क्या कहलाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं मायोलॉजी की, मायोलॉजी क्या है दोस्तों, मायोलॉजी रहेगी स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल, यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, मायोलॉजी कहलाएगा। एक बार एसएससी के द्वारा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, एसएससी के द्वारा क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, घुमा के पूछा गया। उन्होंने कहा स्टडी ऑफ टंग इज नोन एज, उन्होंने पूछा जो जीभ है, हमारी जो जीवा है, उस जीव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपकी जो टंग है वो भी क्या रहने वाली है दोस्तों, टंग भी आपकी एक मसल है। और आपको पता है हमारे शरीर की सबसे हार्डेस्ट अगर मसल की बात करते हैं तो वो हमारी जीभ ही रहती है। तो जीभ की स्टडी भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, मायोलॉजी हो जाएगी। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए माइकोलॉजी क्या होता है, बिल्कुल भाई सभी का आंसर, कईयों का आंसर गलत भी है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें। ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर माइकोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ फंगी या फिर फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। यानी कि जो आपका फंगी होता है या फंजाई होता है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं भाई, माइकोलॉजी कहते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन है मेरा, स्टडी ऑफ वायरस, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। आप मेरे से एक क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करेंगे। जो आपका वायरस होता है, वायरस का अध्ययन यानी कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड डैश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जो आपका मानव का हृदय है, मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 2, 3, 4 या 5। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कितने चैम्बर आपके होते हैं,
ठीक है, और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा हार्ट बनता है, लाइक एप्पल की तरह मैंने बनाया है। ठीक है ना, वैसे हमारा जो हार्ट है वो मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारी बंद मुट्ठी होती है इसके आकार का होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपका हार्ट है, जो आपका हृदय है, वो किस रंग का दिखलाई पड़ता है, तो वो आपका हल्का पिंक दिखलाई पड़ता है। कैसा दिखलाई पड़ता है? हल्का पिंक दिखलाई पड़ता है। कुछ इस प्रकार से आपका हार्ट होता है दोस्तों। इसके 4 चैम्बर होते हैं अभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। तो जो हमारा मनुष्य का हृदय होता है उसमें कितने आपके कोष्ठ होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक होता है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूं आपके, तो इस तरफ कौन सा हाथ है मेरा? लेफ्ट या राइट? तो आप बोलेंगे लेफ्ट है, तो इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट ओरिकल, और एक हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस तरफ की मैं बात करूं तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। जब मैं बात करता हूं यहां पर ब्लड कैसा आएगा, तो दोस्तों यहां पर ब्लड आएगा आपका इस तरफ, आएगा आपका प्योर ब्लड। कैसा होगा दोस्तों? प्योर ब्लड होगा। यहां पर भी आपका कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा। जब मैं राइट साइड की बात करूंगा तो यहां पर हमारा इम्प्योर ब्लड होगा, यानी कि अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। और यहां पर भी कैसा पाया जाएगा दोस्तों? इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। जब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के अंदर जो सबसे पहले रक्त की अगर प्रवाह की बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल यहां पर आपकी बॉडी है, ये हमारी क्या है भाई? बॉडी पार्ट है। ठीक है, और इधर हमारे लंग्स है, इधर हमारे क्या है दोस्तों? लंग्स रहेंगे, फेफड़े रहेंगे। तो हमारा जो लंग्स है, इस लंग्स के द्वारा सबसे पहले जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट ओरिकल में आएगा। लेफ्ट ओरिकल से हमारे यहां पर ट्राइकास्पिड बल्ब होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ट्राइकास्पिड वल्व होते हैं। वल्व बोले तो आपके एक प्रकार से गेट होते हैं, कपाट होते हैं, गेट की तरह ये काम करते हैं ट्राइकास्पिड। और उसी तरीके से आपका इन ट्राइकास्पिड बल्ब जो वल्व होते हैं, इनके द्वारा आपका ब्लड आ जाएगा लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उसके बाद इधर से अरोटा बोलते हैं, आर्टरीज होती है, एक आर्टरीज होती है, इसे हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो जो आर्टरी है ये क्या करती है? हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देती है। तो हमारा ब्लड कहां से आ गया दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में आ गया। और ये कैसा आया? बिल्कुल प्योर ब्लड आया। उसके बाद ये ब्लड आपका जाएगा इम्प्योर होकर के। कैसा हो जाएगा? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड जो जाएगा वो जाएगा राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल से आपका जो ब्लड है वो कैसा हो गया? अब CO2 जिनेटेड हो गया भाई, CO2 वाला हमारा रक्त बन गया। अब ये CO2 है ना, जो राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है। और इसके बाद ये क्या करता है दोस्तों? यहां पर हमारे होते हैं बायकस्पिड वाल्व। क्या होते हैं दोस्तों? बायकस्पिड वाल्व। बायकस्पिड वाल्व क्या करते हैं? राइट ओरिकल से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देते हैं, और राइट वेंट्रिकल में किधर भेज देता है? इनको लंग्स के पास, यानी कि फेफड़ों के पास भेज देता है। ठीक है, तो ये आपके 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो वो क्या रहेगी दोस्तों? आपकी कार्डियोलॉजी रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? कार्डियोलॉजी रहने वाली है। स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। कौन सी रहेगी आपके भाई? कार्डियोलॉजी रहने वाली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ह्यूमन हार्ट है इसका वेट कितना होता है, जो मानव हृदय है इसका भार कितना होता है, तो दोस्तों वैसे तो हम लेते हैं इसको 280 से 300 ग्राम, 280 से 300 ग्राम हम इसे लेकर के चलते हैं। परंतु अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेल में इसका भार कितना होता है, जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनमें हृदय का भार कितना होता है, तो ये दोस्तों आपका 280 से
300 प्लस रहता है। परंतु वहीं पर फीमेल्स की बात की जाए दोस्तों, फीमेल्स की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल्स में यह 250 से 280 ग्राम तक रहता है, 280 ग्राम तक ये रहता है। क्लियर है यहां तक सभी को? समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपका एक जजिया कर है भाई, जजिया टैक्स। जजिया जो टैक्स है, जजिया कर जो है, ये किसने लगाया था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। जजिया जो टैक्स है ये किसने लगाया था और किन पर? ब्राह्मणों पर। जजिया कर लगाने वाला, या सॉरी क्वेश्चन है, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, अकबर है, औरंगजेब है, मोहम्मद बिन कासिम है, या फिरोज शाह तुगलक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जो जजिया कर है वो ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? ठीक है, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग, जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मणों पर पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तब तक मैं आपको जजिया कर की थोड़ी सी और हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, जजिया कर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन रहेगा? फिरोज शाह तुगलक रहने वाला है। फिरोज शाह तुगलक कौन था भाई? ये तुगलक वंश का एक राजा था जो कि 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठा था। 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठा था। इसने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया था। अब सुनिएगा, जो जजिया कर है, जजिया कर जो स्टार्टिंग में लगाया गया दोस्तों, वो लगाया गया था 712 ईस्वी में, 712 एडी में। सबसे पहले यह कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ये लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ये लगाया था। उस समय में जब ये 712 में लगाया गया था, तो उस समय में क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने यह है गैर मुस्लिम बनाया था भाई। कैसा बनाया था? ये गैर मुस्लिम था, यानी कि जो मुस्लिम थे उन्हें ये कर नहीं देना होता था। गैर मुस्लिम था ये कर, गैर मुस्लिम कर था, नॉन मुस्लिम टैक्स था ये। उसके अलावा इसके अंदर न तो आपके ब्राह्मण इंक्लूड थे, उस समय में जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण, और साथ में जो फीमेल्स थी, जो महिलाएं थी, महिलाओं को भी ये टैक्स नहीं देना होता था। महिलाओं को भी ये टैक्स नहीं देना होता था। फिर उसके बाद 1351 में गद्दी पर बैठता है तुगलक वंश का एक शासक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है, कजन होता है। तो ये क्या करता है? फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी लगाता है, मुस्लिमों पर भी लगाता है, और महिलाओं पर भी लगाता है। महिलाओं पर, तीनों पे इसने ये कर लगाने का काम किया था। उसके बाद औरंगजेब का राजपाट आता है, औरंगजेब राजा बनता है। तो औरंगजेब क्या करता है? सॉरी, औरंगजेब कह रहा, अकबर। अकबर का राजपाट आता है दोस्तों। अकबर क्या करेगा? इसको डिसकंटिन्यू कर देगा, जजिया कर को इसको हटा देगा। इसको क्या करता दोस्तों? ये हटा देता है। हटा दिया किसने भाई? अकबर ने। फिर उसके बाद अकबर राजा बनता है। अकबर के बाद अकबर क्या करता? हटा देता है। उसके बाद राजा बना औरंगजेब। इसने पुनः इस कर को लगा दिया, पुनः कर को लगा दिया। कौन से को? जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, जजिया कर। तो ये थी जजिया कर की थोड़ी सी स्टोरी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताते रहे सेशन आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सजा माफ करने का हक होता है? आप मुझे बताएंगे, यदि किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है और वह सजा अपनी माफ कराना चाहता है, तो वो जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसको अपील करेगा, और अपील करेगा तो वो किस प्रकार से, किस आर्टिकल के तहत, जो राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सजा को माफ कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 60 या फिर आर्टिकल 72। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे, सभी आंसर करेंगे बिल्कुल भाई, कमेंट करते रहे सभी। तो देखिएगा
बिल्कुल। चलिएगा करते हैं थोड़ी सी बातें इसके बारे में। बिल्कुल कईयों का आंसर यहां पर भी गलत है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर वो रहेगा 72। आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर सजा माफ कराना चाहता है तो वो अपनी अपील कर सकता है प्रेसिडेंट को, हमारे को, ठीक है ना। और वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वो कौन रहेंगे भाई, द्रौपदी मुर्मू जी रहने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी वर्तमान की क्या है भाई, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब मुझे ये कमेंट करके बताएंगे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किस नंबर की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी हुई है हाल ही में भारत की, कमेंट करके बताएंगे सभी। यदि मैं आर्टिकल 52 की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर क्या है, आर्टिकल 52 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 52 में क्या है, प्रेसिडेंट बनने की एक पावर है भाई, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 के तहत क्या है, आर्टिकल 61 के तहत है दोस्तों, यदि आर्टिकल 61 कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यहां पर रहेगा क्या भाई, आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ऑफलाइन वाले भी, बाद में जो वीडियो को देख रहे हैं, और अभी जो ये क्लास चल रही है यहां पर भी आप कमेंट करके बताएंगे आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि आर्टिकल 60 है जो वो क्या कहता है, वो किससे संबंधित है, ये कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, 61 के तहत वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत का, 60 के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएंगे, और 72 के अकॉर्डिंग क्या है भाई, सजा को माफ कर सकता है, ठीक है, सजा को क्या कर सकता है, वो माफ कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट हमारे। उसके साथ ही इसको याद कैसे रखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को सजा हो गई और वो किसी कारण से मतलब कुछ कर करा के उसको थोड़ा फायदा हो सकता है, उसकी सजा कम हो सकती है, तो उस बंदे को क्या हुआ, उस व्यक्ति को क्या हुआ, फायदा हुआ। फायदा हुआ तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति का फायदा किया, यानी कि अगर वो व्यक्ति मैं था तो मेरे लिए तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया यानी कि बेहतर काम कर दिया, बेहतर, मेरे लिए तो बेहतर काम हुआ। बेहतर बोले तो 72 को क्या बोलते हैं, 72 कहते हैं ना, तो मेरे लिए क्या हो गया, बेहतर काम हो गया, क्योंकि मेरी सजा कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, कभी सच्चाई में सोच लो मेरे को कोई सजा हो रही है भाई, ऐसा किमें ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पर बेहतर काम किया तो बेहतर से आर्टिकल 72 याद रह जाएगा। क्लियर है यहां तक, इसका कमेंट करके आंसर बताएं जल्दी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भी आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स इन हॉकी, जो आपका हॉकी गेम होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 9 होते हैं, 10 होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 11 होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 9 तो आप सभी को पता है, किस में होते हैं अभी, खो खो में होते हैं, किस में होते हैं जी, खो खो में होते हैं। 11 किस में होते हैं दोस्तों, हॉकी में भी होते हैं भाई, राइट आंसर क्या रहेगा, 11। कईयों का आंसर यहां पर भी सही है बिल्कुल। हॉकी में कितने होंगे भी दोस्तों, 11 होंगे। क्रिकेट में भी कितने होते हैं, क्रिकेट में भी कितने होते हैं दोस्तों आपके, 11 होते हैं। कमेंट करके बताएंगे 7 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम, स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है, ये भी कमेंट करके बताते रहे दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, तो यहां पर राइट आंसर बताएंगे, देखते हैं कौन है। विश्व का सबसे लंबा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म लोकेटेड विच स्टेट और सिटी, विश्व का वर्ल्ड का सबसे लंबा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहां पे रहेगा, ऑप्शन है गोरखपुर, हुबली, फिनलैंड, स्टॉकहोम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में इसके बारे में चेंजेस हुए हैं। तो ये विश्व सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये कहां पे रहेगा आपका, ये रहेगा हुबली में। हुबली कहां पर है, कर्नाटक में है, हुबली कहां पर है, कर्नाटक में है। ये क्या है भाई, अभी हाल ही में 1503 मीटर, यानी कि मैं कह सकता हूं 1.5 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है,
ठीक है ना। गोरखपुर था, ये कितना था भाई, ये लगभग 1300 मीटर लंबा था। ये सेकंड हो गया है वर्ल्ड का। फर्स्ट कौन सा है, हुबली हो गया है। इसको एक इमेज के माध्यम से मैंने आप लोगों को दिखाया है। 1507, अभी वहां पे शायद 3 लिख दिया था। 1507 मीटर इसकी क्या रहेगी, लंबाई रहेगी। या 1507 मीटर लंबा है, जो कि कर्नाटक में हाल ही में बना हुआ है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम से ये हुबली जंक्शन बना हुआ है। और ये कहां पे रहेगा आपका, कर्नाटक में रहने वाला है भी। कहां पे रहेगा आपका, ये कर्नाटक में रहने वाला है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, कर्नाटक की राजधानी क्या है। और जो कर्नाटक की राजधानी बता देगा वो कर्नाटक के सीएम और गवर्नर भी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। गवर्नर ऑफ कर्नाटक और सीएम ऑफ कर्नाटका कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उसका एक दृश्य दिखलाया गया है यहाँ पर, किसका भाई, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी जंक्शन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा है भाई, कमेंट करते रहे पहले क्वेश्चन का भी। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर एंट्री फ्रॉम विच पासेस इन इंडिया। बताएंगे जल्दी से, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से भारत में प्रवेश करती है और किस दर्रे से, दर्रे बोले तो हम पास, किस पास से एंट्री करती है। ऑप्शन है शिपकिला दर्रा, ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा आपका भाई यांगयाप दर्रा, बुर्जिल दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो कमेंट करके बताएंगे जल्दी से आप लोग कौन सा यहां पर दर्रा रहने वाला है। हरी अप कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी से, शिपकिला दर्रा है, यांगयाप है, या फिर बुर्जिल है, रोहतांग है। कमेंट कीजिए जल्दी से दोस्तों। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, 2 के तो यहां पर, बाकी के देखते हैं। चलिएगा देखिएगा, आपको पता होना चाहिए जो आपकी, मैं थोड़ा सा इस प्रकार से आपका इंडिया का एक भाग बना रहा हूं। कुछ इस प्रकार से हमारा इंडिया का जो आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसको मैंने यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। यहां पर एक लेक है, यहां पर क्या है, एक झील है दोस्तों। उस झील का नाम है आपका मानसरोवर झील। कौन सी है भाई, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, SSB, सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी, सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र। कहां से निकली, मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील के भी अलग अलग ग्लेशियर से ये निकल करके आती हैं। तो इन्हीं में से एक नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ओके, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, जो आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी होती है इसके अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम कैसे है जी, इसे तिब्बत में, इसे जो तिब्बत है, तिब्बत में कहा जाता है आपका सांगफो नदी। क्या कहा जाता है जी, सांगफो रिवर। सांगफो रिवर कहा जाता है। जैसे ही ये नदी भारत में प्रवेश करती है, यहां पर दर्रा है आपका यांगयाप। यांगयाप पास से एंट्री करती है। यांगयाप पास कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर रहेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला है। कहां पर रहेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहा जाता है दिहांग या सिहांग। क्या कहा जाता है दोस्तों, दिहांग या सिहांग। इस नदी का नाम क्या रहेगा भी, दिहांग नदी। दिहांग, कई जगह पे इसे सिहाग भी कहा जाता है, सिहांग, सिहांग नदी। अब ये सिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई असम में आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश से बहती बहती किधर आगे भाई, ये आपकी, ये आ गया आपकी असम में। यहां पे क्या है आपका, असम है भाई। क्या है, असम। असम में इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है,
ब्रह्मपुत्र नदी। अब यह ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे पड़ा है? इसका नाम ब्रह्मपुत्र रखा गया है असम में। असम से पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा गया? इसे दिहांग या सिहांग कहा गया। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि अगर इसको पूछा जाए तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में इसे सांगफो कहा जाता है। ओके, क्लियर है यहां तक? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी एंट्री करती है, तो शिपकिला दर्रे से आपकी जो एंट्री करती है वो करती है आपकी भारत में, वो नदी है आपकी सतलुज नदी। कौन सी है दोस्तों? सतलुज नदी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सतलुज नदी है जो ये भारत के किस राज्य से एंट्री करती है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, शिपकिला दर्रे से जो सतलुज नदी प्रवेश करती है वो किस राज्य में प्रवेश करती है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लौंग यानी कि क्लोव्स हमें पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बताएंगे जल्दी से, जो हमारी लौंग होती है ये हमें पेड़ के किस भाग से मिलती है? ताजी पत्ती से, या फिर सूखे फूल से, ताजे फल से, या फिर सूखे पत्ते से? बताएं जल्दी से। यहां पर थोड़ा करेक्शन होगा, मे बी यहां पर ताजे फूल से होगा, एक ताजे फूल से, या फिर ताजे पत्ते से, सूखे फूल से, या फिर सूखे पत्ते से? तो कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, जो हमें लौंग होती है ये कहां से मिलती है, पेड़ के किस भाग से? तो ये कहां से मिलती है हमें दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है दोस्त आपका। सभी आंसर करते रहे भाई, अगर गलत होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा से आपका आंसर गलत नहीं होगा जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखलाई पड़ेगा। तो जो हमें लौंग मिलती है दोस्तों, वो हमें कहां से मिलती है? अभी सूखे हुए फूल से मिलती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सूखे हुए फूल से हमें क्या मिलती है? अभी लौंग यहां पर मिलती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका आपकी स्क्रीन पर। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? पंपास ग्रासलैंड लोकेटेड इन विच कंट्री? तो बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना या कनाडा? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, पंपास ग्रासलैंड किस देश में पाए जाते हैं? कमेंट कीजिए जल्दी से साथियों। देखिएगा, वेनेजुएला है ऑप्शन में, ब्राजील है, अर्जेंटीना है और कनाडा है। तो देखिएगा, जो आपका पंपास घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान है, ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ये आपके पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका रहेगा राइट आंसर। लेकिन ये किस टाइप के हैं? जो पंपास घास के मैदान है ये किस प्रकार के हैं? शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि टेम्परेट है, या फिर आपके ट्रॉपिकल जोन में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों आपके टेम्परेट जोन में। किस में आते हैं अभी? टेम्परेट जोन में आते हैं। टेम्परेट जोन में आते हैं। टेम्परेट जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। कहां से कहां तक होता है दोस्तों ये शीतोष्ण क्षेत्र? शीतोष्ण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं दोस्तों, यदि मैं बात करूं यहां पर शीतोष्ण क्षेत्र की, यानी कि टेम्परेट जोन की, कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी को मैंने लिया है। पृथ्वी के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक रेखा गुजरती है, वो है इक्वेटर। एक यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से एक रेखा यहां से 23.5 साउथ से गुजरती है भाई, 23.5 डिग्री साउथ से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। कौन सी दोस्तों? मकर रेखा। एक 66.5 डिग्री है जो कि साउथ में है, इसे हम बोलते हैं आपका अंटार्कटिक लाइन। अंटार्कटिक लाइन, अंटार्कटिक लाइन। ये 66.5 साउथ में रहेगी। और इधर की तरफ एक और लाइन है दोस्तों, ये है आपकी है 66.5 नॉर्थ लाइन। ठीक है ना, नॉर्थ। तो यहां से लेकर के यहां तक देखिएगा, थोड़ा समझने की बात है। देखो, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या? इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और जो आपका ये वाला क्षेत्र है,
अगर मैं बात करूं यहां पे कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक लाइन और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक लाइन का बीच, इस क्षेत्र को हम कहते हैं टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र। वहीं अगर मैं बात करूं नॉर्थ पोल से लेकर आपका आर्कटिक और साउथ पोल से लेकर आपका अंटार्कटिक, इस वाले रीजन को हम कहते हैं दोस्तों, इस वाले रीजन को हम कहते हैं फ्रीज्ड जोन यानी कि कूल जोन, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल जमा हुआ फ्रीज्ड जोन इसे हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रीज जोन। जो आपका अर्जेंटीना है वो इस वाले भाग में स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका का ये आपका देश रहने वाला है और ये विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। 8th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इज अर्जेंटीना। ओके, यहां तक। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर क्लास अच्छी लगती है शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। किसी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।